हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 36, जिंदल परिवार का राज। सीन तो नहीं मेरी जान, पर तुम्हारी ये आंखें एकदम झील जैसी है, मन करता है इनमें डूब जाओ। डूब ही जाओ और फिर कभी बाहर मत आना। तुम्हारा ये कदम इस धरती पर से बहुत बड़ा बोझ कम कर देगा। कुणाल तीखी मुस्कान के साथ कहता है। अधिक गुस्से से उसे उंगली दिखा देता है। यू स्टॉप इट। अपना ये झगड़ा बाहर जाकर कंटिन्यू करो, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है। अभय ठंडी नजरों से उन दोनों को देखते हुए कहता है। मुझे इस आदमी से बात करना भी पसंद नहीं है, ये जबरदस्ती मेरे गले आकर पड़ जाता है। झगड़ा इसकी वजह से शुरू हुआ था तो यही कमरे से बाहर जाएगा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। कुणाल मुंह बनाकर कहता है। एक्सक्यूज मी, झगड़ा में नहीं तुम शुरू करते हो, मैं तो आराम से भी बात करूं तब भी तुम काटने को दौड़ते हो। प्रॉब्लम तुम में और तुम्हारे एटीट्यूड में है। अधिक भी तेज आवाज में कहता है। मेरे तो सिर्फ एटीट्यूड में ही प्रॉब्लम है, तुम तो प्रॉब्लम का भंडार हो। कुणाल तेज आवाज में कहता है। अभय उनकी बहस से परेशान हो जाता है। वो जोर से टेबल पर हाथ मारता है। फाइन, तुम दोनों यहाँ रहो, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। अभय गुस्से से पैर पटकते हुए मीटिंग रूम से बाहर चला जाता है। बाहर निकलते ही वो मीटिंग रूम का डोर बाहर से बंद कर देता है। बहुत शौक है ना लड़ने का, अब लड़ो और मरो। ये बोल अभय वहां से अपने केबिन में चला जाता है। केबिन में जाते ही अभय अपना फोन चेक करता है। उसके फोन पर एक मैसेज आया हुआ था। अभय मैसेज को ओपन करता है। मैसेज देख अभय के होठों पर तिरछी मुस्कान खिल जाती है। अभय अपने कोट के बटन को खोलता है और आराम से पीछे सीट पर पसर जाता है। बेवकूफ लोग। अभय अपना फोन उठाता है और एक अननोन नंबर पर कॉल मिला देता है। एक रिंग जाने के बाद ही सामने वाला इंसान कॉल उठा लेता है। जी बॉस, मुझे जिंदल परिवार की पूरी हिस्ट्री चाहिए। ऋषभ के मॉम डैड की डेथ कैसे हुई, मुझे जिंदल परिवार की छोटी से बड़ी हर इंफॉर्मेशन चाहिए। जी बॉस, जल्द ही सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। फाइन, बोल अभय फोन कट कर देता है। कुछ देर बाद अभय के फोन पर एक मैसेज आता है। अभय तुरंत कुर्सी पर से उठता है और तेजी से बाहर निकल जाता है। नीचे पार्किंग में एक साया अभय की कार से पीठ लगाकर खड़ा था। उसने पूरे काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसने एक हुडी पहन रखी थी। साय के हाथ में एक लाइटर था जिससे वो अपनी सिगरेट जला रहा था। सिगरेट जला वो वापस लाइटर को जेब में डाल लेता है, तभी तेज कदमों से चलते हुए अभय आता है। क्या इन्फॉर्मेशन है विक्रम? अभय उस साय के हाथ से सिगरेट लेकर अपने होठों पर लगाते हुए कहता है। तुम्हारी बीवी को महल से निकाल दिया गया है। ये सुन अभय की भवें तन जाती है। विक्रम उसे महल में हुई पूरी घटना बता देता है। विक्रम भले ही महल में नहीं था, पर महल में जगह जगह उसके आदमी फैले हुए थे। वो उसे हर पल की खबर देते रहते थे। विक्रम की बात सुन अभय की आंखें ठंडी पड़ जाती है। उन्हें क्या लगता है इतना आसान है ऋषभ को मेरी जिंदगी से निकालना? एक और इन्फॉर्मेशन है। तुम्हारे सास ससुर ऋषभ को कहीं बाहर भेजने की प्लानिंग में है। कहाँ भेज रहे हैं वो तो अभी तक मुझे पता नहीं चला, पर मेरी आदमी ने मुझे कहा है अगले 2 दिन के अंदर अंदर वो ऋषभ को यहाँ से भेज देंगे। जहाँ तक मुझे लगता है वो ऋषभ को किसी दूसरी कंट्री भेजेंगे, क्योंकि इंडिया में तो तुम उस तक आसानी से पहुँच सकते हो। विक्रम की बात सुन अभय के होठों पर तिरछी मुस्कान खिल जाती है। उसे मुस्कुराते हुए देख विक्रम की भौहें सिकुड़ जाती है। मुझे लगा था सच जान तुम भड़क जाओगे, पर तुम तो मुझे काफी रिलैक्स नजर आ रहे हो। वो बिना मेरी मर्जी के यहाँ से कहीं नहीं जा सकता है। अभय मुस्कुराते हुए कहता है। मतलब? विक्रम हैरानी से उसे देखता है। ऋषभ का पासपोर्ट मेरे पास है। बिना पासपोर्ट तो वो इंडिया से बाहर नहीं जा सकता। तुम्हारे पास ऋषभ का पासपोर्ट कैसे आया? मुझे पहले से ही जिंदल परिवार पर शक था। मुझे पता ही था वो कभी ना कभी ऐसा जरूर करेंगे, इसलिए मैंने ऋषभ का पासपोर्ट पहले ही ले लिया। तुम्हें उसका पासपोर्ट मिला कैसे? वैसे तुमने ऋषभ से मांगा क्या? विक्रम आईब्रो चढ़ाते हुए कहता है।
वो मुझे पासपोर्ट तो तब देता ना जब उसके पास पासपोर्ट होता। मतलब, विक्रम हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ऋषभ का पासपोर्ट उसके पास नहीं उसके फूफा के पास था। वॉट? ये सुन विक्रम की आंखें हैरानी से फैल जाती है। उसका पासपोर्ट उसके फूफा के पास क्या कर रहा है? पासपोर्ट तो पर्सनल चीज होती है ना, और वो तो कंपनी का सीईओ है ना। आए दिन उसके फॉरेन टूर होते होंगे, तो क्या वो बार बार अपने फूफा से पासपोर्ट मांगता है? तुम्हें ये कुछ वेड नहीं लगा? इस भी ज्यादा वेड कुछ और है विक्रम। अभय ठंडी सांस छोड़ते हुए कहता है। अब और क्या वेड रह गया? विक्रम आंखें रोल करते हुए कहता है, मैंने ऋषभ का पासपोर्ट चेक किया, ऋषभ ने आज तक कोई इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं ली है। What? How is this possible? जिंदल इंटरप्राइजेज बहुत सारी बाहर की कंपनी के साथ कॉलेब करता है, और कॉलेब किया है तो उसे बाहर भी जाना पड़ा होगा मीटिंग अटेंड करने में, और मीटिंग में सीईओ का होना तो मैंडेटरी है, फिर ऐसे कैसे पॉसिबल है? एपिसोड 37 बॉयफ्रेंड की पोस्ट खाली है। मैंने ऋषभ का पासपोर्ट चेक किया, ऋषभ ने आज तक कोई इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं ली है। What? How is this possible? जिंदल इंटरप्राइजेज बहुत सारी बाहर की कंपनी के साथ कॉलेब करता है, और कॉलेब किया है तो उसे बाहर भी जाना पड़ा होगा मीटिंग अटेंड करने में, और मीटिंग में सीईओ का होना तो मैंडेटरी है, फिर ऐसे कैसे पॉसिबल है? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, बिना सीईओ के इतनी सारी डील कैसे साइन की गई? सारी मीटिंग सुहाना और उसके डैड विजय ने अटेंड की है, इवन बिजनेस रिलेटेड पार्टीज में भी वो और सुहाना ही जाते हैं। ऋषभ न के बराबर घर से बाहर निकलता है, एवं उसकी स्कूलिंग और कॉलेज भी घर से ही हुआ है। अभय की बात सुन विक्रम गहरी सोच में पड़ जाता है। क्या सोच रहे हो? अभय विक्रम को गहरी सोच में डूबा देखते हुए कहता है, कुछ तो गड़बड़ है इस परिवार में, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। और ऋषभ तो एक सस्पेंस बन गया है हमारे लिए, क्या है उसकी सच्चाई जो हमारे सामने है? वो असली ऋषभ है या उसका कोई और ही चेहरा है? सच क्या है ये पता लगाने के लिए हमें सब कुछ बिल्कुल करीब से देखना पड़ेगा। अभय ठंडी सांस छोड़ते हुए कहता है, करीब से तुम्हारा क्या मतलब है? विक्रम हैरानी भरी नजरों से अभय को देखते हुए कहता है। अभय कुछ नहीं बोलता, बस मुस्कुरा देता है। वही दूसरी ओर अभय के रूम से बाहर जाते ही कुणाल एक बार फिर अधिक से लड़ पड़ता है। यू इडियट, तुम्हारी वजह से अभय से बाहर चला गया। कुणाल, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे कुछ भी उल्टा सीधा बोल दो, और भाई साहब मेरी वजह से नहीं तुम्हारी वजह से बाहर गए हैं। तुम इंसान को इतना ज्यादा इरिटेट कर देते हो कि 2 मिनट भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना मुश्किल हो जाता है। समझ नहीं आता जिंदगी भर कैसे झेलूंगा तुम्हें, अधिक मन में बुदबुदाते हुए कहता है। कुछ कहा तुमने? कुणाल भवे ऊपर करते हुए कहता है। कुछ नहीं कहा मैंने, अधिक तेज आवाज में कहता है। हाँ तो फिर इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे लगा तुमने कुछ कहा इसलिए मैंने पूछ लिया। अधिक सर हिला देता है। सॉरी ममाया लव, मैंने तुम पर गुस्सा कर दिया, आई प्रॉमिस अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा। अधिक प्यार से कुणाल के गाल पर हाथ रखते हुए कहता है। अधिक के हाथ खुद के गाल पर महसूस कर कुणाल का चेहरा लाल पड़ जाता है। कुणाल उसके हाथ को झटक देता है। तुम ना गुस्सा ही कर लिया करो, तुम्हारे गुस्से से ज्यादा खतरनाक तुम्हारा ये प्यार है, बिल्कुल साइको लवर वाली फीलिंग देते हो। कुणाल ठंडी सांस छोड़ते हुए कहता है। कुणाल की बात सुन अधिक मुस्कुरा देता है। माय लव, अभी तो मैं साइको लवर नहीं हूँ, लेकिन अगर कभी तुमने मेरे अलावा किसी और पर नजर डाली ना तो मैं सच में साइको लवर बन जाऊंगा, फिर जिस पर भी तुम अपनी नजर डालोगे मैं उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग कर दूंगा। अधिक की आवाज में एक ठंडक थी जिसे कुणाल भी महसूस कर पा रहा था। कुणाल बिना पलक झपकाए अधिक को देख रहा था। अधिक उसके एकदम करीब आ चुका था। अधिक एकटक कुणाल को देख रहा था। तभी एकदम से अधिक का फोन रिंग होता है। फोन की आवाज सुन दोनों का ध्यान टूटता है। अधिक तुरंत कुणाल से दूर हो जाता है और अपना फोन चेक करता है। कॉल आईडी देख अधिक की भौहें सिकुड़ जाती है। वो एक नजर कुणाल की तरफ देखता है, फिर कॉल उठाने के लिए कुछ दूरी पर चला जाता है। ये देख कुणाल की भौहें सिकुड़ जाती है। ये किससे बात करने के लिए दूर गया है?
अधिक का चेहरा एकदम गंभीर था कॉल पर बात करते हुए। 3 मिनट बात करने के बाद अधिक फोन कट करता है और वापस कुणाल के पास जाता है। कुणाल सांवलिया नजरों से उसे देख रहा था। क्या हुआ? अदिल कुणाल को घूरते हुए कहता है। कुछ नहीं। कुणाल कंधे उचकाते हुए कहता है। कुछ नहीं तो मुझे ऐसी नजरों से घूर रहे हो? ऐसी नजरों से तुम्हारा क्या मतलब है? कुणाल तुरंत उस पर सवाल दागते हुए कहता है। ऐसी नजरें मतलब प्यार भरी नजरें। अधिक आंखों में ढेर सारी शरारत लिए हुए कहता है। अधिक की बात सुन कुणाल का मुंह टेढ़ा हो जाता है। एक्सक्यूज मी मिस्टर अधिक रायचांद, मैं तुम्हें प्यार भरी नजरों से नहीं बल्कि मैं तुम्हें सवालिया नजर से देख रहा था। सांवलिया नजरों से क्यों? अधिक भौएं चढ़ाते हुए कहता है। तुम कोने में किससे बात करने गए थे? ऐसे भी क्या इम्पोर्टेंट बात थी जो तुम्हें वहां जाकर करनी पड़ी? तुम यहाँ भी तो कॉल अटेंड कर सकते थे ना? कुणाल का सवाल सुन अधिक मुस्कुराता है पर कुछ जवाब नहीं देता। अधिक की तरफ से कोई जवाब न आता देख कुणाल चिढ़ जाता है। तुम्हें मुस्कुराने के लिए नहीं कहा, मैंने सवाल पूछा है, मैंने तुमसे उसका जवाब दो। मैं तुम्हें जवाब क्यों दूं? अधिक शांत लहजे में जवाब देते हुए कहता है। क्योंकि मैंने तुमसे सवाल पूछा है। कुणाल बदले में जवाब देता है। मेरा मतलब मैं तुम्हें जवाब क्यों दूं? तुम हो कौन? ना मेरे भाई हो, ना मेरे दोस्त हो, ना मेरे बॉयफ्रेंड हो। मैं तुम्हें जवाब क्यों दूं? मैं जवाब सिर्फ उनको ही देता हूँ जिनसे मेरा कोई रिश्ता हो। तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अगर तुम्हें मेरा जवाब चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ रिश्ता बनाना होगा। और फिलहाल मेरे पास सारे रिश्ते हैं, भाई भी है, दोस्त भी है, बस एक रिश्ते की पोस्ट खाली है, बॉयफ्रेंड की। अगर तुम उसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, आई डोंट माइंड। एपिसोड 38। तुम्हें देख मेरा दिमाग गंदा सोचने लगता है। मैं जवाब सिर्फ उनको ही देता हूँ जिनसे मेरा कोई रिश्ता हो। तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अगर तुम्हें मेरा जवाब चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ रिश्ता बनाना होगा। और फिलहाल मेरे पास सारे रिश्ते हैं, भाई भी है, दोस्त भी है, बस एक रिश्ते की पोस्ट खाली है, बॉयफ्रेंड की। अगर तुम उसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, आई डोंट माइंड। अधिक तिरछी मुस्कान के साथ कहता है। अधिक की बात सुन कुणाल का मुंह गुस्से से लाल टमाटर हो जाता है। तुम खुद को समझते क्या हो? कुणाल गुस्से से अधिक की आंखों में देखते हुए कहता है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड। अधिक मुस्कुराते हुए जवाब देता है। कुणाल बुरी तरह चिढ़ जाता है। कुणाल एक गहरी सांस लेता है और अपनी आंखें बंद कर खुद को शांत करने की कोशिश करता है। वो अभी यहाँ खून खराबा नहीं चाहता था। यू नो वॉट अधिक, अगर भगवान मुझे एक खून करने का मौका देना तो आई स्वयं में एक पल नहीं गवाऊंगा तुम्हारा गला दबाने में। इतना प्यार करते हो मुझसे? अधिक मुस्कुराते हुए कहता है। अधिक तुम्हारे कानों में क्या कोई प्रॉब्लम है? मैंने कहा कि मैं तुम्हारा गला दबाऊंगा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा सर दबाऊंगा जो तुम बोल रहे हो। इतना प्यार करते हो मुझसे? कुणाल अधिक की नकल उतारते हुए कहता है। जैसे नाम में हाँ छुपी होती है ठीक वैसे ही नफरत में प्यार छुपा होता है। अधिक अपना लॉजिक देते हुए कहता है। अधिक एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारी हद से ज्यादा पॉजिटिव हो तुम। 100% नेगेटिविटी में भी तुम अपने लिए पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं से निकाल ही लेते हो। ये बिजनेस बिजनेस छोड़ो और एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ। अगर मोटिवेशनल स्पीकर बनने के बाद तुम मेरे करीब आ सकते हो तो मैं वह भी बन जाऊंगा। अधिक मुस्कुराते हुए कहता है। बिजनेसमैन ही ठीक हो तुम। कुणाल मुंह बनाकर कहता है। कुणाल अधिक के साथ बहस करने में बिजी ही था कि तभी उसका फोन बजता है। कुणाल तुरंत फोन पिक कर लेता है। ओके मैं आ रहा हूँ, ये बोल कुणाल फोन कट कर देता है। कुणाल टेबल पर से अपना सारा सामान समेटता है और दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। कुणाल दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं पर दरवाजा नहीं खुलता। कुणाल दोबारा कोशिश करता है पर इस बार भी दरवाजा नहीं खुलता। कुणाल हैरानी से दरवाजे की तरफ देखता है। ये खुल क्यों नहीं रहा? वही कुणाल को दरवाजे पर खड़े देख अधिक उसके पास जाता है। क्या हुआ? ये दरवाजा नहीं खुल रहा। अच्छा,
रुको, एक बार मैं कोशिश कर देखता हूँ। अधिक भी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर वो भी दरवाजा नहीं खोल पाता। लगता है दरवाजा बाहर से बंद है। बाहर से? कुणाल हैरानी से अधिक की तरफ देखता है। बाहर से कैसे बंद हो सकता है? कुणाल डार्लिंग, बाहर से भी डोर लॉक होता है। शट अप, ये मुझे भी पता है, मेरा मतलब है हमें बाहर से कौन बंद कर गया? अभय भैसा, सॉरी अभय भाई सा, मुझे लगता है वो जब रूम से बाहर गए तब उन्होंने ही दरवाजा बंद किया होगा। पर अभय ऐसा क्यों करेगा? कुणाल सर खुजाते हुए कहता है। लगता है वो हमारे झगड़े से इरिटेट हो गए और गुस्से में आकर उन्होंने हमें बाहर से लॉक कर दिया। तुम तो बड़े तेज निकले, मैं तो फालतू में तुम्हें गधा समझ रहा था पर तुम तो बाज निकले। वेल्डन, कुणाल अधिक के कंधे थपथपाते हुए कहता है। काश मैं भी तुम्हें ऐसा कह पाता। अधिक कुणाल पर तंज कसते हुए कहता है। तारीफ कर दी तो अब ज्यादा सर पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, अब ये दरवाजा कैसे खुलेगा वो देखो। नहीं खुल सकता। अधिक दरवाजे पर पीठ टिकाते हुए कहता है। नहीं खुल सकता मतलब? कुणाल चिल्लाते हुए कहता है। मेरा मतलब है दरवाजा सिर्फ दो ही लोग खोल सकते हैं, एक मैं और दूसरा अथर्व भाईसा। इस रूम की दो कीज है, एक मेरे पास होती है और एक भाईसा के पास। तो तुम्हारे पास है ना एक चाबी, तो खोलो दरवाजा। मेरे पास है पर वो अभी मेरे पास नहीं है, वो मेरे रूम में है। तुमने की को घर पर क्यों रखा हुआ है? इडियट, तुम्हें उसे अपने पास रखना चाहिए था ना। कुणाल चिढ़ते हुए कहता है। कुणाल डार्लिंग, सॉरी, मैं हमेशा उसे साथ रखता हूँ पर पता नहीं आज मैं कैसे उसे घर भूल आया। अभय के पास भी है ना एक की? हाँ, मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। कुणाल अपना फोन निकालता है और अभय को कॉल मिलाता है पर अभय का फोन नहीं लगता। ये अभय का फोन क्यों नहीं लग रहा? लगता है नेटवर्क इशू होगा। नेटवर्क इशू कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले ही तो मैंने फोन पर बात की, फिर अचानक नेटवर्क को क्या हो गया? पता नहीं। अधिक कंधे झटकते हुए कहता है। तुम्हारे पास भी तो फोन होगा ना, तुम एक बार अथर्व को कॉल करो। अधिक के पास फोन था फिर भी वो ना में सर हिलाता है। मेरे पास फोन नहीं है, वो मीटिंग रूम में आने से पहले मैंने गलती से फोन को केबिन में छोड़ दिया। तुम या तो पागल हो या बहुत बड़े भूलक्कड़। अरे, सब कुछ भूलने से अच्छा काश तुम खुद को ही भूल जाते आज। तुम ना होते तो मैं कभी इस प्रॉब्लम में नहीं फंसता। तुम मुसीबत हो अधिक रायचंद, वो भी बड़ी वाली। कुणाल गुस्से से दंदनाते हुए कहता है। एक काम करते हैं, बाहर आवाज लगाते हैं, अभय अपने केबिन में ही होगा, आवाज लगाएंगे तो कोई आ जाएगा और वो अभय को इन्फॉर्म कर देगा। कोई फायदा नहीं है आवाज लगाने का। अधिक ठंडी सांस छोड़ते हुए कहता है। फायदा नहीं है से तुम्हारा क्या मतलब है? कुणाल आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए कहता है। ये पूरा फ्लो साउंड प्रूफ है और बहुत सिक्योर भी है, यहाँ किसी को भी आने जाने की परमिशन नहीं है। तुम चीख चीख कर गला भी फाड़ दोगे तभी भी कोई तुम्हारी नहीं सुनने वाला। लेकिन फिर भी तुम्हें चिल्लाना है तो चिल्ला लेना, पर एक बात का ध्यान रखना, कहीं तुम्हारे चिल्लाने की वजह से कोई गलत मतलब ना निकाल ले। अधिक तिरछी मुस्कान के साथ कहता है। एक्सक्यूज मी, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हम दो जवान लोग अकेले एक कमरे में बंद, ऐसे में तुम चिल्लाओगे तो कहीं इसका कोई और मतलब ना निकाल ले। जैसे कि कुणाल को अधिक की बात का मतलब समझ आता है, हैरानी से उसकी आंखें फैल जाती है। छी छी, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। क्या करूं डार्लिंग, तुम्हें देख मेरे अंदर का जानवर जाग जाता है, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता और ऐसी बातें मेरे दिमाग में घूमने लग जाती है। सॉरी बट आई कांट हेल्प इट। अधिक की बात सुन कुणाल का गला सूखने लगता है और उसके चेहरे पर पसीना आने लगता है। हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं, ये आदमी तो एक नंबर का हवसी लग रहा है, कहीं ये आज मेरी इज्जत ही ना लूट ले। मुझे लेकर तो वैसे भी इसकी नियत पहले से ही खराब है। कुणाल को यूं घबराता देख अधिक के होठों पर गहरी मुस्कान आ जाती है। पागल लड़का, अधिक मन में कहता है। तो अब हम क्या करें? कुणाल धीरे से कहता है। कुछ नहीं, बस इंतजार करो, कल सुबह एक मीटिंग है, यहाँ मीटिंग अटेंड करने के लिए भाई साहब भी आएंगे, जब आएंगे तो दरवाजा खोल देंगे। मतलब हमें आज पूरी रात यही बितानी पड़ेगी। कुणाल परेशान होते हुए कहता है।
खुशकिस्मती से हाँ। कुणाल परेशान था इसलिए उसका ध्यान नहीं गया। अधिक ने क्या बोला? परेशान होकर कुणाल एक कुर्सी पर बैठ जाता है। वही अधिक चुपके से पॉकेट में से अपना फोन निकालता है और किसी को मैसेज सेंड करता है। मीटिंग रूम फ्लो पर आज कोई भी नहीं आना चाहिए और हाँ हाँ तुम्हें अभय भाईसा तक एक बात पहुंचानी है। कुणाल एक इम्पोर्टेंट काम से फंस गया है इसलिए वो आज महल नहीं आएगा। सामने से तुरंत एक मैसेज आता है। ओके बॉस। अधिक वापस फोन को जेब में डाल लेता है। कुणाल के पास चाबी थी। उसने जानबूझकर कुणाल को चाबी के लिए मना। वो कुणाल के साथ समय बिताना चाहता था इसलिए उसने ये चाल रची। उसने कुणाल की फोन को भी हैक कर लिया। इसी वजह से कुणाल के फोन की नेटवर्क प्रॉब्लम हुई। कुछ देर बाद दूसरा पार्ट भी अपलोड हो जाएगा। एपिसोड 39 टॉर्चर रूम। सामने से तुरंत एक मैसेज आता है। ओके बॉस। अधिक वापस फोन को जेब में डाल लेता है। कुणाल के पास चाबी थी। उसने जानबूझकर कुणाल को चाबी के लिए मना। वो कुणाल के साथ समय बिताना चाहता था इसलिए उसने ये चाल रची। उसने कुणाल की फोन को भी हैक कर लिया। इसी वजह से कुणाल के फोन की नेटवर्क प्रॉब्लम हुई। सॉरी कुणाल डार्लिंग, पर तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए मुझे ये करना पड़ा। उम्मीद करता हूँ ये रात हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव लाए। कुणाल एक कुर्सी पर जाकर पसर जाता है। अधिक भी उसके बगल में आकर एक कुर्सी पर लेट जाता है। वही दूसरी और सुहाना, राशि और ऋषभ की कार जिंदल मेंशन के अंदर आकर रुकती है। कार रुकते ही राशि और सुहाना तेजी से कार से बाहर उतर जाते हैं। ऋषभ अभी भी कार में बैठा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे कुछ बुरा होने का आभास हो रहा था। ऋषभ को कार से बाहर ना आता देख सुहाना उसके साइड के मिरर पर टैप करती है। कार से बाहर निकलो, तुम्हारा पति तुम्हें गोद में उठाकर बाहर नहीं निकालने वाला। सुहाना गुस्से भरी आवाज में कहती है। सुहाना को और गुस्सा ना दिलाते हुए ऋषभ तुरंत कार से बाहर आ जाता है। सुहाना एक ठंडी नजर ऋषभ पर डालती है, फिर तेज कदमों से चलकर अंदर चली जाती है। राशि और ऋषभ भी उसके पीछे पीछे अंदर चले जाते हैं। अंदर आते ही सुहाना गुस्से से ऋषभ की ओर देख चिल्लाती है। तुम्हें क्या लगा था तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर राजमहल में अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जियोगे? बहुत चालाक खोपड़ी है तुम्हारी। सबके सामने ये साबित कर दिया कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती की गई है, पर सच का तो यह है कि तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई। तुम खुद अभय से शादी करना चाहते थे। सुहाना की बात सुन ऋषभ की आंखें हैरानी से फैल जाती है। सुहाना दी, ये आप क्या कह रही है? मैं उनसे शादी नहीं करना चाहता था। उन्होंने मुझे शादी करने के लिए मजबूर किया था। तुम्हें मेरे चेहरे पर बेवकूफ लिखा हुआ नजर आता है। बंद करो अपना यह नाटक। हमें सब पता चल गया है। तुम्हारा और अभय का पहले से अफेयर चल रहा था। कोई तुम्हें कुछ ना कहे इसलिए तुमने ये सब नाटक रचा। तुम अच्छे से पता है कि अभय को तो कोई कुछ कहने की हिम्मत करेगा नहीं, लेकिन सब तुम्हें जरूर टारगेट करेंगे। इसलिए तुमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इतना बड़ा प्लान बनाया ताकि सारा इल्जाम अभय पर लग जाए और तुम बच जाओ। और देखो तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल भी हुआ। सब लोग अभय को कसूरवार ठहरा रहे हैं। तुम तो सबके सामने बेचारे बन गए। सच सच बताओ, तुम्हारा अभय के साथ चक्कर कब से चल रहा है? दिया, आप गलत समझ रही है। मेरा उनके साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा। चक्कर नहीं चल रहा तो फिर उसने तुमसे शादी क्यों की? दी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं खुद अब तो कह रहा हूँ कि उन्होंने मुझसे शादी क्यों की। इनफ इज इनफ ऋषभ, बस करो ये नाटक। मेरे शादी 1-2 दिन पहले की सीसीटीवी फुटेज चेक की थी हमने, उसमें तुम और अभय साथ थे। सुहाना की बात सुन ऋषभ अपने दिमाग पर जोर डालता है तो उसे याद आता है जिस रात वो अपने दोस्त से मिलने गया था उसे रात अभय उसे घर छोड़कर गया था। शायद वो सब उसी फुटेज को देख ऋषभ गलत समझ रहे हैं। दी, आप जैसे समझ रही वैसा कुछ नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि उसे रात अभय ने मुझे घर ड्रॉप किया था। मेरी एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, मैं उसी से मिलने रात हो गया था। रास्ते में मेरी कैब खराब हो गई थी। मैं पैदल रोड पर चल रहा था तब मुझे अभय मिले। उस वक्त तक तो मैं उन्हें जानता तक नहीं था और ना ही वह मुझे जानते थे। उन्होंने अनजाने ही मेरी मदद कर दी थी। ऋषभ की बात सुन सुहाना ताली बजाने लगती है। क्या बात है ऋषभ, क्या एक्टिंग करते हो तुम?
अच्छा मान लिया कि उस दिन जो हुआ अनजाने में हुआ, फिर अभय में तुमसे शादी क्यों की? ऋषभ एकदम चुप हो जाता है क्योंकि इस सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। ऋषभ को चुप देख सुहाना के होठों पर तिरछी मुस्कान खिल जाती है। आ गए ना लाइन पर। तुमने ठीक नहीं किया ऋषभ, तुम्हें मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। तुम्हें मेरी हुई हर बेइज्जती अपमान का जवाब देना पड़ेगा। और इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहना कि तुम्हारा वह पति तुम्हें आकर बचा लेगा। ये राजमहल नहीं, जिंदल मेंशन है, यहाँ मेरी चलती है। दारा, सुहाना जोर से चिल्लाती है। सुहाना की आवाज सुन एक लंबा चौड़ा हठा खट्टा आदमी अंदर आता है और सुहाना के सामने सर झुका लेता है। इसे पुराने तहखाने में बंद कर दो, और हाँ, इसे 2 दिन में सिर्फ एक बार खाना देना, और जितना टॉर्चर करना चाहो उतना करो, बस एक बात का ध्यान रखना, ये जिंदा रहना चाहिए। सुहाना की बात सुन ऋषभ डर से सहम जाता है। तहखाना के प्रकार का टॉर्चर रूम था, जिसमें विजय और सुहाना अक्सर उन लोगों को लाते रहते हैं जो उनकी बात ना माने या फिर उनके काम में टांग अड़ाए। ऋषभ ने कई बार तहखाने में से लोगों की चिल्लाने और चीखने की आवाजें सुनी थी। ऋषभ डर के मार कांपने लग जाता है। उसे डरता देख सुहाना के होठों पर खतरनाक मुस्कान तैर जाती है। ओह मिस्टर ऋषभ, रायचंद को डर लग रहा है। तुम्हें क्या लगा था जो तुमने मेरे साथ किया, उसके बाद मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? तुम अब अपनी मौत के लिए मुझसे भीख मांगोगे, पर मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। छोटा भाई हो तुम मेरे, ऐसे कैसे मैं तुम्हें मार सकती हूँ? सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है। उसकी मुस्कुराहट इतनी खतरनाक थी कि ऋषभ अंदर तक कांप जाता है। दारा, लेकर जाओ इसे, अब मैं एक पल के लिए भी इसका चेहरा नहीं देखना चाहती। दारा ऋषभ का हाथ पकड़ने ही वाला होता है कि तभी एकदम से मेन डोर ओपन होता है। सबकी नजर में मैन डोर पर चली जाती है। दरवाजे पर अभय खड़ा था। अभय के होठों पर रहस्यमयी मुस्कान थी। वही दरवाजे पर अभय को देख सुहाना और राशि की आंखें हैरानी से फैल जाती है। एपिसोड 40 में अपने पति के बिना एक पल के लिए नहीं रह सकता। उसकी मुस्कुराहट इतनी खतरनाक थी कि ऋषभ अंदर तक कांप जाता है। दारा, लेकर जाओ इसे, अब मैं एक पल के लिए भी इसका चेहरा नहीं देखना चाहती। दारा ऋषभ का हाथ पकड़ने ही वाला होता है कि तभी एकदम से मेन डोर ओपन होता है। सबकी नजर में मैन डोर पर चली जाती है। दरवाजे पर अभय खड़ा था। अभय के होठों पर रहस्यमयी मुस्कान थी। वही दरवाजे पर अभय को देख सुहाना और राशि की आंखें हैरानी से फैल जाती है। अभय को देख पता नहीं पर ऋषभ एक दिल को एक सुकून सा मिलता है। सुहाना दारा की तरफ देखती है और आंखों के इशारे से उसे वहां से जाने के लिए कहती है। दारा दिखने में एक गुंडे जैसा था, उसे देख अभय को उन पर शक हो सकता है। सुहाना का इशारा मिलते ही दारा वहां से निकल जाता है। अभय के साथ एक ट्रॉली बैग भी था। अभय अपनी मुस्कुराहट को बरकरार रखते हुए उन सब के पास जाता है। अभय ऋषभ की तरफ देखता है और एक बड़ी सी स्माइल उसे पास करता है, फिर वो राशि की तरफ देखता है। उसके होठों पर एक मुस्कान थी, पर ये मुस्कुराहट उस मुस्कुराहट से अलग थी जो उसने ऋषभ को पास की थी। अभय बेटा, तुम यहाँ? राशि हिचकिचाते हुए कहता है। हाँ सासू माँ, मुझे पता चला आप मेरे इकलौते पति को यहाँ ले आई। वो एक्चुअली मैं अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, एक पल के लिए भी उसके बिना नहीं रह सकता। जैसे ही मुझे पता चला आप ऋषभ को यहाँ ले आई है, मैं दौड़ते हुए यहाँ आ गया। वैसे क्या आप मुझे बता सकती है आप मेरे पति को यहाँ क्यों लेकर आई है? अभय बोल तो प्यार से रहा था, पर उसकी आवाज में एक ठंडक थी जिसे राशि अच्छे से महसूस कर पा रही थी। राशि को समझ नहीं आता वो अभय को क्या जवाब दे। सुहाना अपना दिमाग दौड़ते हुए कहती है। जीजा जी, हमारे यहाँ एक रस्म होती है, शादी के अगले दिन लड़की वापस अपने मायके आती है कुछ दिन वहाँ रहने के लिए। अब ऋषभ लड़की तो नहीं है, पर वो ससुराल तो गया ही है ना। रस्म को पूरा करने के लिए हम ऋषभ को यहाँ लेकर आए हैं। ओह, तो आप उसे रस्म के लिए यहाँ आई है? अभय सुहाना को घूरते हुए कहती है। सुहाना हाँ में सर हिला देती है। राशि भी राहत भरी सांस लेती है। सही वक्त पर सुहाना ने बात को संभाल लिया, वरना वो बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं।
वैसे मुझे लगा ही था कि आप उसे किसी रस्म के लिए यहाँ लेकर आई है। वैसे ऐसी रस्म हमारे यहाँ भी होती है, पर आपसे थोड़ी अलग है। हमारे यहाँ लड़की मायके जाती है पर उसी दिन वापस भी आ जाती है, आप लोगों की तरह कुछ दिन के लिए नहीं जाती। अभय तंज भरे लहजे में कहता है। अभय की बात सुन राशि और सुहाना सकपका जाते हैं। राशि नकली मुस्कान के साथ कहती है, बेटा हर जगह अलग अलग रस्में होती है। हो सकता है। अभय मुस्कुराते हुए कहता है। सुहाना की नजर एकदम से अभय के बैग पर पड़ती है। सुहाना बैग की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये क्या है जीजा जी? ओह ये बैग है, वो आपके यहाँ रस्म है ना काफी दिन रहने की। मुझे पहले से ही अंदाजा था आप लोगों की रस्म का, इसलिए मैं अपना सामान लेकर यहाँ आ गया। दरअसल मैं अपने पति के बिना रह नहीं सकता, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि जब तक मेरा इकलौती प्यारा पति यहाँ रहेगा मैं भी उसके साथ यही रहूंगा। ये सुन सुहाना और राशि की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। ककक क्या तुम यहाँ रहोगे? राशि हड़बड़ाकर कहती है। जी हाँ, काफी बड़ा घर है आपका, एक एक्स्ट्रा इंसान रहने आ भी जाए तो प्रॉब्लम नहीं होगी, और मुझे तो नया रूम भी नहीं चाहिए, मैं ऋषभ के रूम में रहूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे यहाँ आने से कोई परेशानी नहीं हुई होगी। नहीं नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं हुई है, आप जब तक क्या यहाँ रहना चाहे रह सकते हैं। राशि नकली मुस्कान होठों पर सजाते हुए कहता है। मुझे पता ही था मेरा यहाँ आना आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभय गहरी मुस्कान के साथ कहता है। राशि कुछ नहीं बोलती, बस हल्के से सर हिला देती है। ओके सासू माँ, अब मैं रूम में चलता हूँ, मैं काफी थक गया हूँ, जब डिनर रेडी हो जाए तो हमें इन्फॉर्म कर देना। हमें? सुहाना आईब्रो चढ़ाते हुए कहती है। साली साहिबा, हमसे मेरा मतलब ऋषभ और मुझसे, मैं ऋषभ को अपने साथ रूम में ले जा रहा हूँ, मैं काफी थक गया हूँ और एक पति होने के नाते ऋषभ का मेरे प्रति कोई फर्ज बनता है ना। हम दोनों रूम में जा रहे हैं, डिनर हो जाए तो हमें इन्फॉर्म कर देना। राशि हाँ में सर हिला देती है। जी बिल्कुल, मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ। सासू माँ एक रिक्वेस्ट और है, जब शादी कर जब हमारे घर आया तो बहुत उदास था, उसे आपकी बहुत याद आ रही थी और उसे आपके हाथ के खाने की भी बहुत याद आ रही थी, तो आप आज उसका फेवरेट खाना अपने हाथों से बना देना, उसे बहुत अच्छा लगेगा। अभय की बात सुन ऋषभ की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। यह क्या बोले जा रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। सुहाना गुस्से से ऋषभ की तरफ देखती है तो ऋषभ नजरें नीचे झुका लेता है। खाना? राशि बड़ी बड़ी आंखों से अभय को देखती है। खाना मतलब फूड सासू माँ, आज आपको ऋषभ का फेवरेट फूड बनाना है। आप बना रही है ना? अभय आईब्रो चढ़ाते हुए कहता है। हाँ 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 हाँ, बना रही हूँ, मेरे बेटे को मेरे हाथ का खाना है तो मैं क्यों नहीं बनाऊंगी, जरूर बनाऊंगी। ओह सासू माँ, यू आर सो स्वीट, आई लव यू। राशि हाँ में सर हिला देती है। अभय ऋषभ की तरफ पलटता है। बीवी तुम्हारा रूम कहाँ पर है? हाँ, तुम्हारा रूम? ओह सॉरी, हमारा रूम कहाँ पर है? ऊपर है। ऋषभ उंगली से ऊपर इशारा करते हुए कहता है। चलो। अभय ऋषभ का हाथ पकड़ लेता है और उसे लेकर ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। सुहाना और राशि खा जाने वाली नजरों से ऋषभ को देख रहे थे। सुहाना अंदर से बुरी तरह आग बबूला हो रही थी। उसका मन तो कर रहा था ऋषभ का कत्ल कर दे। शाम तक दूसरा पार्ट भी अपलोड हो जाएगा। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।